हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हमें क्लास 12th में फिजिक्स में आगे पढ़ना है। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम, और इसके हम कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे साथ साथ। गॉस थ्योरम क्या होता है, इजी है समझना। देखो, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था, फाई ई दिस इज इक्वल टू ई डॉट टी एस। अब क्या कहता है गॉस थ्योरम कि किसी क्लोज सरफेस पे क्लोज कर दिया, ये सिंबल होता है एक तरीके से आपने कि क्लोज सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। ठीक है, उस बॉडी पे, ये वैक्यूम का केस है इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं। वैक्यूम में कोई बॉडी प्रेजेंट है तो उस बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, सिंपली क्या होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, ये जो पॉइंट है सरफेस पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, q/ε0। ये आपका इसका थ्योरम गॉस थ्योरम। ठीक है, ये तो हम जानते थे। अब क्या है, यहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इजी है। ठीक है, क्या करना है, आपको एक स्फीयर मानना है, इसके सेंटर पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर पे प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके लिए, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल। दिस इज n कैप एंड दिस इज r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कैप एंड कैप, यहाँ +q चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। अब क्या है, आपका सिंपल सा पॉइंट है। अब ये आप यहाँ पर छोटा सा सरफेस हमने कंसीडर किया है, दैट इज गॉसियन सरफेस, इसकी वैल्यू ds। फाई e क्या है, इंटीग्रेशन e डॉट ds हो गया। ठीक, क्लोज सरफेस है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की वैल्यू हमें पता है, किसी स्फीयर में e की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 1/4πε0 q/r² एंड दिस इज r कैप। डायरेक्शन के लिए r कैप लिखा दिया हमने, तो r कैप डॉट n कैप आएगा। यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 1/4πε0 q/r², जो कि हमारी डिस्टेंस है r। ds के लिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, r कैप डॉट में ds के लिए n कैप ds, r डॉट n कैप। ये क्या आएगा, 1, magnitude of r is 1, magnitude of n is 1 and the angle between them is 0, तो cos 0 is equals to 1। तो वैल्यू क्या बन गई आपके लिए, 1/4πε0 q इंटू में ds। इस पूरे का इंटीग्रेशन होना। अब इनमें से q 4/ε0 ये क्या है, कांस्टेंट, इनको बाहर लिख देते हैं। तो वैल्यू क्या बन गई, q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ ds, और यहाँ पर आपका r² भी प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, ये वाला r², तो ये हमने लिखा नहीं है, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4πr²ε0। ठीक है, ये वैल्यू आपकी किसकी, फाई। अब क्या है, ये ds, ये पूरा क्या है, स्फीयर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², so this value will become 4πr², and if this is 4πr², then it will cancel by this, कैंसिल हो गया। वैल्यू सिर्फ क्या बची, q/ε0। कैसे आया, ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4πr²। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², दैट मींस फाई की किसके इक्वल आ गया, q/ε0। ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब इस गॉस थ्योरम में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड होता है, अगर चार्ज प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, कैसे होता है ये। चलो मानते हैं कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, सपोज ये बॉडी प्रेजेंट है आपकी
कहाँ पर, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, एरिया वेक्टर नॉर्मल n कैप ठीक है। दिस इज फॉर एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। तो लेट्स सी क्या वैल्यू आती है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो इस पॉइंट पे तो वैसे ही कुछ नहीं बनना, क्यों, इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सो एंगल इज 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर है, तो ई डॉट एंड डॉट प्रोडक्ट विल 0। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ बनेगी, क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं फाई ई। तो टोटल फाई किसके इक्वल है, फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 के लिए वैल्यू क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई डॉट में डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी, और कोस कितना डालोगे यहाँ पर, 180 डिग्री। व्हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर एंड ds इज आउटसाइड। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड, तो cos 180 कितना आएगा, -1। दैट मींस फाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, eds। फाई 2 में देखते हैं, फाई 2 में सेम फॉर्मूला लगाओगे, e ds और एंगल कितना है, cos 0 मतलब 1, तो क्या आएगी, प्लस का eds। अब नेट क्या है, इन दोनों का सम, ये माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया, तो फाई क्या आ गया, 0। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आपका चार्ज जो बॉडी में प्रेजेंट है अगर वो 0 है तो आपका फ्लक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अगर बॉडी में चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये इस प्रॉपर्टी से यहाँ से हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया, इस एग्जांपल से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पॉइंट है यहाँ पर सिंपल सा कि मान लो आपके पास फर्स्ट है हमारा ऑन इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो रद्द करते हैं, आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया, सपोज दिस इज योर पॉइंट P और ये पॉइंट आपका P है, यहाँ हम एनालाइज कर रहे हैं। आपने उससे इक्वल डिस्टेंस में लेफ्ट में भी और राइट में भी दो पॉइंट मान लिए, P1 एंड P2। So for P2 radially outward as it is positive charge, P1 radially outward, this is E1 and this is your P2। P2 की वजह से E2 और P1 की वजह से E1। अब क्या है कि आपको पता है अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ, आउटवर्ड ही आएगी, तो ये यहाँ से इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे, इस तरफ वाले तो कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, और इस तरफ वाले एक दूसरे के अपोजिट में है और इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्यों आ रही, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, आपने दोनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश की, इधर वाले एक दूसरे के इक्वल आएंगे मैग्नीट्यूड में और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ किस तरफ बनी, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये ऐसे होता, ऐसे होता, और ये इस तरफ आ जाते तो रेडियली इनवर्ड आते। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। ठीक है, अब आपने यहाँ दो पेयर लिए, दो जोड़ मतलब एक जोड़ा लिया, एक पेयर लिया, एक इधर, दो पॉइंट लिए इक्वल डिस्टेंस पे। ऐसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पूरी वायर को उसी तरीके से पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे n नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे और सब में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगी, तो रेडियली आउटवर्ड आ जाएगी हर पॉइंट पर। इस पॉइंट P का आप इस एक्सिस पे वायर जिस एक्सिस पे उस एक्सिस के अलग आप कितना भी खिसका लो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो जो पॉइंट P है वो वायर से कितने डिस्टेंस पर है, इस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड है। कहने का मीन्स है ये पॉइंट P यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनका डिस्टेंस कितना है वायर से,
उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि सपोज ये एक लाइन है और ये जो लाइन है इसके पैरेलल चल रही है, तो उस पर हर जगह पर वायर की पैरेलल लाइन पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी। बट अगर आपने जैसे ही ऊपर या कम किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। इसको अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, अब इसको करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान देना है कि गॉस थ्योरम में जो आपका चार्ज डेंसिटी होती है उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। लाइन यूज कर रहे हो, लाइन लेंथ है, वायर है, लाइन आएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का बड़ा इसमें यूज आने वाला है। ठीक है, तो सपोज हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में एक सिलेंडर इमेजिन किया अपने, ठीक है, एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसकी लेंथ कितनी मानी हमने L, और इसके एक्सिस पे से ये वायर निकल के जा, ठीक है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना है आपका R, इधर n कैप, इधर भी n कैप और इस तरफ भी n कैप, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब एक बात देखो, यहाँ पर भी फील्ड आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलर, यानी इस सरफेस से आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यानी इस सरफेस से भी आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला, यानी सिलेंडर के सिर्फ कर्व सरफेस से ही आपको फ्लक्स मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इज इक्वल टू E डॉट ds। इतना टफ नहीं है, जस्ट आपको दिमाग में रखना गॉस थ्योरम लगाना है मुझे। किस एरिया से निकल रहे हैं, सिर्फ E और n की वैल्यू अगर आपको डायरेक्शन पता लग जाती है देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। ठीक है, अब E डॉट ds इक्वल रख दिया, E की वैल्यू E, ds की वैल्यू सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई r इनटू में हाइट यहाँ क्या है लेंथ, तो ds का इंटीग्रेशन करोगे 2 पाई r आएगा। E डॉट ds मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ds, और एंगल इनके बीच में है 0 इस कर्व पे, तो cos 0 1 है E और ds का इंटीग्रेशन 2 पाई r है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज इक्वल टू 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा, चार्ज नहीं दे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में L। q की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा इनटू में L, जस्ट यहां पर हमें पुट करनी है। e की वैल्यू क्या आएगी, q की जगह रख दिया हमने लैम्डा है डिवाइडेड बाय 2 पाई r L इप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं यहां पर इनटू में L से L कैंसिल, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा अपॉन में 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू में r। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। देखो डेरिवेशन करना इजी होता है, सिर्फ कंसेप्ट करेक्ट होने चाहिए। अब लिखना कैसे, लिखना क्या है, कंसीडर अ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ऑफ लेंथ, ऑफ हाइट L, हाइट L मान लिया आपने, उसके बाद क्या होगी फ्रॉम इट्स एक्सिस एंड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, कैरिंग चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैरिंग चार्ज प्लस q, ऐसे करके जो जो आपने लिखा जस्ट उसी को बताना है, फिर आप उसकी डायरेक्शन बता दो, फिर आप ये बताओगे कि जो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कर्व सरफेस से मिलेगा। यही चीज जस्ट आपको लिखनी है। आप ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो आपके नंबर ज्यादा कटेंगे, ठीक है, उतना इलैबोरेट नहीं है, सोशल साइंस नहीं, साइंस कट रहा, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, इतना भी नहीं कि बस यही डिट्टो छाप के आगे ऐसे कहा था, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, सफिशिएंट लिखो, जो आपने दिखाया उन सब का मतलब पता होना चाहिए, दैट्स इट। कोई अगर बच्चा जिसने नहीं पढ़ा कभी वो भी पढ़े ना, इसको एक बार समझ आ जाए ऐसे लिखना होता है। तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, पता लग गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दैट मींस अगर आप लेंथ को r को बढ़ाओगे, वही जो केस में बता रहा था कि r जितना दूर जाएगा उतना ही कम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल, मैं सिर्फ यहाँ पर स्फेरिकल सेल लिख रहा हूँ।
स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक, कैसे करेंगे, क्या मानोगे, कंसीडर अ सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इफ पॉजिटिव से कंडक्टिंग होगी तो कैसी होगी, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, सॉरी ओवर द सरफेस। ठीक है, हमेशा कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि दिस इज द कंडक्टर, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं, सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज 0, सो चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, नाउ ये पता लग गया चार्ज प्रेजेंट है कहां, इसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट। अब इसमें तीन केस आएंगे। फर्स्ट हम देखेंगे आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल क्या चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल क्या मानना है आपको कि जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है ना, जैसे आपने पढ़ा था फॉर्मूला A = KQ/R²। R वहां क्या होता है, जिस डिस्टेंस पर आपको पता लगाना है, तो हमें इस डिस्टेंस से पता लगाना है R पे। तो हमने क्या अपनी तरफ से इमेजिनरी ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल r, तो फॉर्मूला लगा दें पाई e डॉट ds Q/0। अब ये जो ds है, ये ds होता है जहां पर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस वाले पे निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका एंगल भी इधर होगा, दोनों का एंगल 0 हो गया, तो cos 0, इसका ds का इंटीग्रेशन Q/0, इस ds का इंटीग्रेशन, फिर ये स्क्वायर है तो 4 पाई r², इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, Q/4 पाई ε0 r², रेडियली आउटवर्ड E = Q/4 पाई ε0 r²। 4 पाई r² यहाँ जाएगा, ये यहाँ ds मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 4 पाई ε0 मैंने एक साथ लिख दिया r², सो दैट कि आप कैलकुलेट कर सको इजीली 1/4 पाई ε0 की वैल्यू हमें पता है। ये कहाँ आ गई, आउटसाइड। कौन सा केस है ये, आउटसाइड वाला, आउटसाइड। सेकंड आता है ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या है, चलिए देखते हैं सरफेस पे क्या आती है। अब आपका गॉसियन सरफेस क्या है, खुद इस स्फीयर का ही सरफेस गॉसियन सरफेस है। अब आपके लिए इस स्फीयर का सरफेस ही गॉसियन सरफेस है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई फिर से सेम पाई फ्लक्स का यूज करेंगे E डॉट ds इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास आउटर स्फीयर नहीं है। ठीक, यही हमारा गॉसियन सरफेस है, यही वाला। यहाँ पर भी n कैप इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज r कैप। ठीक है, तो यहाँ पर r किसके इक्वल है, स्मॉल r किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के इक्वल हो गया। ठीक है, चार्ज बाय एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, फिर से इंटीग्रेशन ds, दोनों के बीच में एंगल 0, ds आएगा 4 पाई r² कैपिटल R Q/0, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4 पाई ε0 r²। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ये तो हो गया हमारा केस B, ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस। अब C केस आता है, इनसाइड क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के अंदर हम गॉसियन सरफेस मान ले और इसका इंटीग्रेशन कर दे, उसका भी रेडियस स्मॉल r लेके चलो, आ जाएगा E × 4 पाई r², वहाँ स्मॉल r आएगा। बट दिक्कत किस में आएगी कि चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इनसाइड स्फेरिकल सेल phi E = 0। ठीक है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो बिकम 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्यों, E × 4 पाई r² करोगे, क्योंकि वैल्यू 0 रखोगे, सारी टर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, पोटेंशियल इज नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पोटेंशियल के साथ सब खुद सोचना कि क्या बन सकता है। ये किसका था, आपका स्फेरिकल सेल का गॉसियन। अब अगर क्या हो, नॉन कंडक्टिंग
ये स्फेरिकल स्केल का था, ठीक है। अगर क्या हो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर प्रेजेंट है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अब आएगा, देखते हैं अब क्या होता है। अब आपका स्फीयर सॉलिड है, पूरा बना हुआ है। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी याद है, चार्ज कहाँ रहने वाला है। चलिए अब क्या है, टोटल चार्ज इस बॉडी पे, पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज, नेट चार्ज बोल देते हैं हम, नेट चार्ज क्या है, क्यू है। जब भी आपको नॉन कंडक्टिंग मिल जाए तो पहुंच जाओ अपनी चार्ज डेंसिटी पे वापस। ये क्या है, वॉल्यूम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिंपल रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 4/3 पाई, अगर इसका रेडियस आर है कैपिटल आर, इसका रेडियस अब कैपिटल आर लेके चल रहे हैं, 4/3 पाई आर। इसका मतलब क्या होता है पता है, सिंपल 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप हम ऐसा ही ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज परसेंट है, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये इसका मतलब है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज परसेंट है, ये ध्यान रखना है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, रो इज इक्वल टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर, ठीक। अब लगाते हैं रूल अपना, ए पार्ट, इसमें क्या आप देखेंगे, सीधा इनसाइड चलेंगे। इनसाइड क्या आएगा, इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सिर्फ कंडक्टिंग नहीं, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ds, ओके। q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज q डैश, भाई टोटल चार्ज तो पूरे इस पे है ना, q पूरी बॉडी पे है। अगर इसको आपने इतना भी कम किया ना तो कुछ ना कुछ चार्ज, नेट चार्ज से थोड़ा कम चार्ज जरूर मिलेगा पूरी बॉडी पे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास बोला था 1 लीटर का बर्तन है, पूरा 1 लीटर का बर्तन भरा हुआ है, अब उसको आधा लीटर कर दोगे तो आधा लीटर पानी तो गायब हो गया ना। अब ऐसे इस पूरे पे चार्ज क्यों प्रेजेंट है, अब आपने लिया सिर्फ इसके इनसाइड कोई स्फीयर माना अपनी तरफ से, इनसाइड हमें इसी स्फीयर पे निकालना है और इसकी रेडियस है स्मॉल r, ये आपका गॉसियन सरफेस है। इनसाइड पूछा तो गॉसियन सरफेस ये हमने माना है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो फिर वही इंटीग्रेशन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड सेम, सब सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। e की वैल्यू क्या आ गई, q डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बहुत इजी। अब ये टोटल चार्ज कितना है, ये टोटल चार्ज कितना है ये निकालना आपको, ठीक है। ये टोटल चार्ज कितना है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। क्या दिमाग में लगाना है आपको, भाई सिंपल सी बात है, उस वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट था, टोटल वॉल्यूम में कितना, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकालो। कैसे निकालो, सिंपल है भाई, ये है एक तरीके का, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, इसका रिजल्ट लिख देते हैं बस ऊपर, ठीक है। e की वैल्यू है 2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका मतलब है, रो का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज परसेंट है, तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज प्रेजेंट है तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर, सिंपल सी बात है भाई। पूरे वॉल्यूम में टोटल चार्ज प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट है क्यू, और यूनिट वॉल्यूम का निकाला तो क्या है, क्यू को डिवाइड कर दिया इस वॉल्यूम से, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर यूनिट वॉल्यूम का। अब आप पूछो इतने स्फीयर के वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो जस्ट
मल्टीप्लाई कर देंगे उस स्फीयर के वॉल्यूम से। जैसे 100 बुक पड़ी आपको 500 रुपए की, तो एक बुक कितने की पड़ी 500 डिवाइडेड बाय 100। अब आपसे पूछता 50 बुक का रेट बताओ, 500 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ऐसे ही कर देते ना। तो एक का ये है तो इतने में कितना चार्ज बढ़ जाएगा, जस्ट इससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जो वॉल्यूम था वॉल्यूम इनटू में चार्ज डेंसिटी। ये यहाँ पर रख दो उठा के, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, E इज इक्वल टू सिंपल, यहाँ बनेगी Q डैश की जगह रखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर स्क्वायर, यानी एक आर बच गया यहाँ पर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने, रो आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। ये प्लेटफॉर्म की तरह लग रहा है, आपकी गाड़ी आने वाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, रो आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। खत्म, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चार्ज डेंसिटी पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इधर हो गया काम, रो आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनसाइड। अब क्या हो, अगर सरफेस से पूछ ले, अगर सरफेस से पूछ ले, कुछ नहीं करना, इस आर की जगह पर आपको जस्ट कैपिटल आर ऑन द सरफेस, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और आउटसाइड नॉर्मल केस, वही नॉर्मल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड वाला केस सेम है, इनसाइड और सरफेस में ये रखा है। सरफेस में क्या आ जाएगा, आर की जगह पर रख दोगे कैपिटल आर, दैट्स इट, ये आ जाएगा ऑन द सरफेस। और आउटसाइड के लिए, अगर आउटसाइड आप लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट इजी था, जस्ट समझना था कि कैसे निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको निकालते। अब हम सिर्फ एक कंपैरिजन देखेंगे छोटा सा। जब आपके पास स्फेरिकल सेल है, ये आपका सपोज आर को दिखाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये आपको दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपिटल आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी, इनसाइड कैपिटल आर से छोटा डिस्टेंस लोगे तो आप स्फेरिकल सेल के अंदर पहुंच जाओगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ठीक है, बट अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर का केस लें, अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर का केस लें तो वैल्यू क्या बनती है, क्या बनती है वैल्यू, अभी आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रो आर बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। इसका कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट 3 इप्सिलॉन नॉट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो वैल्यू क्या होगी, सिंपल, ये वाले देखो, इसमें आउटसाइड क्या आती है 1/r स्क्वायर लिख दिया, और इसमें क्या आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर r एट दिस पॉइंट, डिस्टेंस इज रेडियस, एंड दैट वे ऐसे ग्राफ हो गया। सेम वही E is inversely proportional to 1/r square and here E is directly proportional to r। ये डिफरेंस है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए है और ये किसके लिए था, स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टर्स के लिए भी हो सकता है। तो ये केस किसके लिए था, एप्लीकेशन को गोज करो। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका सिंपल तरीके की थिन शीट्स होंगी, थिन शीट्स के लिए पढ़ लेंगे, वो इजी कंसेप्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। थिन शीट का पढ़ के फिर हम सीधा अपना कैपेसिटर वाले टॉपिक्स पे मूव करेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।